करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्टैटिक चीजें भी आती हैं, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, हर जगह से आता है। तो करंट अफेयर्स को पीसीएस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। और करंट अफेयर्स में हमेशा कहता हूं, करंट अफेयर्स जो है कई तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ा जा सकता है। वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा जा सकता है, आपका आईएएस के लिए पढ़ाता है। लेकिन जो पीसीएस होता है वो आईएएस और वनडे एग्जाम का एक बीच का एक जोन होता है, जहां पर फैक्चुअल चीजें भी आती हैं और कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आती हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। अब देखने को तो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या बेसबॉल का खिलाड़ी या क्रिकेट में क्वालिफाई कर सकता है? या 100 मीटर और 200 मीटर की रेस कहने को तो दौड़ ही होती है, पर चैंपियन 100 मीटर का अलग होता है, 200 मीटर का अलग होता है। जब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो, जब मात्र 500 सीटें हों, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। कई बार आपने सुना होगा, लोग बोलते होंगे आईएएस की तैयारी कर लो, पीसीएस निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है प्री तक निकाल ले जाओ, लेकिन एक लेवल के बाद डिफरेंस बड़ा हो जाता है। कई चीजें ऐसी होंगी जो आईएएस में नहीं पढ़नी होती हैं, जैसे कि यूपी स्पेशल हो गया। मेंस में जाओगे तो यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं। अब उसमें हमारे 4-5 सवाल यूपी स्पेशल के आ गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब 5 सवाल भी अगर आते हैं, आपने पूरा सब कर लिया, लेकिन 5 सवाल भी ऐसे थे जिसमें आप टच नहीं कर पाए और उसमें 0 हो गए, तो जो एडवांटेज आप ले रहे होगे या जिस चलो नीचे तो आ जाओगे ना उसके। अब उस समय जहां पर 1-2 नंबर से ही क्वालिफाई हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है, रैंक डिसाइड हो रही होती है, वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है ये सब चीजों का। जब प्री वरी होता है तो उसमें ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं तो सब कर जाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू पहुंचते हैं जहां रैंक डिसाइड होती है, वहां पर आधा नंबर 1 नंबर की बहुत बहुत फैक्टर पैदा करते हैं। इसलिए एक ही एग्जाम को फोकस करना चाहिए, एक ही एग्जाम पे जाना चाहिए। तो करंट अफेयर्स 5 जनवरी का हम पढ़ेंगे आज, और पीसीएस का पढ़ेंगे। अब 2-3 चीजें इसके अंदर। वैसे ये इंग्लिश में कंटेंट है, लेकिन इसका हिंदी में मैं दे दूंगा। कई जो यूट्यूब पे भी हैं वो लोगों ने कहा था हिंदी की डिमांड की है, उसको ट्रांसलेशन करके हम दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ लो क्या है। और एक बात सबके लिए है ये, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दो, भाषा को बैरियर मत बनने दो। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तो आप भूल जाओ कि पीसीएस बन पाओगे। अब वो जमाना चला गया, और ये बात दोनों ही भाषा के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी वालों के लिए भी है। कुछ चीजें इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हैं, कुछ चीजें हिंदी में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हैं। जितना फैक्चुअल पोर्शन होगा पीसीएस में, फैक्ट्स, खासकर पीसीएस प्री में फैक्ट्स, वो हिंदी में अच्छे अवेलेबल होंगे। इंग्लिश में किताबें ही नहीं ढंग की नहीं है। सच तो ये है, इंग्लिश में किताबें नहीं है। लोग क्या करते हैं, आईएएस की किताबें पढ़ते हैं पीसीएस के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे आईएएस की किताबें पढ़ के आप कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हो, फैक्ट्स कहां से लेकर आओगे? फैक्ट्स तो है ही नहीं, और फैक्ट्स जो हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं, और आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं हो। आपको लगता है जब तक मेरी भाषा में नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ये चीज नहीं करनी है। भाषा आप किसी भी मीडियम में लिखो, बट इतना तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, जहां पर आप अगर आपको जो चीज मिल रही है उसको ले सको आप। वही चीज हिंदी वालों के लिए भी है। अब लोग कहते हैं हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते। अरे कैसे क्वालिफाई करोगे? आपको लगता है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान का पेपर पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हो? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को कंपेयर कर सकते हो? लिखना आपको हिंदी में, ठीक है, लिखो हिंदी में, बट थोड़ा तो आप जहां पे कंटेंट मिल रहा हो, वो मटेरियल मिल रहा हो, उसको तो लिखो कम से कम। क्योंकि कंपटीशन एक ही है, कंपटीशन एक है। हिंदी वालों का, इंग्लिश वालों का अलग अलग कंपटीशन नहीं है, अलग अलग पेपर नहीं है, दोनों एक ही में दे रहे हैं। और जब आप एक ही में दे रहे हैं, तो जो अच्छा लिखेगा, जिसके पास मटेरियल ज्यादा होगा, वही क्वालिफाई करेगा, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे वो इंग्लिश वाला हो। और सही बताऊं आपको, जिस दिन आप ये अप्रोच डेवलप कर लोगे कि भाषा मेरे लिए मैटर नहीं करता, आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैं अपने बताऊं, मैं अपनी पहली बार जब मैंने पीसीएस का पेपर दिया, अपना मेंस लिखा, मैं इंग्लिश में लिखता था। उस समय तक इंग्लिश में एक भी किताब नहीं आती थी, एक भी किताब नहीं आती थी। 15 की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैंने हिंदी में पढ़ा, मैंने एक किताब हिंदी में पढ़ी है मैंने। इतनी दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन क्या है भाई, जैसा देश वैसा भेष। मुझे पता है कि मैं आईएएस की किताबें पढ़कर पीसीएस नहीं क्वालिफाई कर सकता, क्योंकि आईएएस में अलग तरह का दिया होता है, पीसीएस में अलग फैक्ट्स आते हैं। तो
परीक्षा वाणी पढ़ी मैंने। अब परीक्षा वाणी तो इतनी क्लिष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, वो तो उसकी भाषा बड़ी अच्छी है, लेकिन मैंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया। एक एक शब्द जो मुझे नहीं आता था उसको गूगल ट्रांसलेटर करके मैंने लिखना कोशिश की। लेकिन क्या उसका फर्क, उसका फायदा मिलेगा, इतना फायदा मिला कि एग्जाम रुका नहीं कभी भी। यही आपके लिए है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। सब कुछ मिलेगा इंग्लिश हिंदी में, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, अरे मैं कह रहा हूं तमिल तेलुगु कन्नड़ में मिल रहा है ना, तो भी अगर आपको लगता है कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लो उसको आप। कंपटीशन है भाई, 500 लोगों में आना है तो फिर जैसा भी है आना है, ठीक है। चलिए, ड्रोन मेकर कंपनी है गरुड़ा एयर स्पेस। उन्होंने क्या किया, यूपी के 100 विलेज 100 गांव के अंदर मैप बनाने काम कर रहे हैं स्वामित्व स्कीम के तहत। अब देखिए यहां 2-3 चीजें हैं, यहां पे समझने की कोशिश करना है। पहले तो ड्रोन क्या होता है, पहले समझो। पहले ड्रोन क्या होता है? ड्रोन आपने देखा कि छोटे जहाज होते हैं जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, ठीक है, और कई उस पर काम आते हैं। पहले तो ये इंसान द्वारा नहीं, ऑटोमेटिक होते हैं ये, ठीक है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अब काफी ज्यादा यूज में आने लगी है। चाहे आपका इस तरह की मैपिंग करना हो, मैप करना मतलब ऊपर से फोटो खींचेंगे और मैप बनाना पड़ेगा जमीन को लेकर, भी बताएंगे क्या होगा, या बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी हो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में क्या चल रहा है, ऊपर से ड्रोन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्रोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मान लो देख भी लिया तो अगर उसको शूट किया जा रहा है तो इंसान नहीं मर रहा है, ठीक है। और ये हल्के होते हैं, बहुत हाइट पे भी रहते हैं ये, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक या बहुत कम एनर्जी से काफी देर तक हवा में रहते हैं ये, ठीक है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब काफी जगह, अब तो लोग पिज्जा बांट रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। लेकिन अब ये यहां पर आता है मेंस का सवाल। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और हाल फिलहाल में एक खबर आई है ये, क्यों ड्रोन सिक्योरिटी थ्रेट हो चुका है हिंदुस्तान के लिए, और बहुत बड़ा है कि इसका कोई समाधान जल्दी निकल नहीं पा रहा है। असल में ड्रोन के साथ कहानी क्या है, मान लीजिए पाकिस्तान से कोई जहाज उड़ा, तो जैसे ही जहाज उड़ता है हिंदुस्तान के रडार उसे देख लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, एक शब्द है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जैसे ही जहाज उड़ेगा तो वो कुछ ऐसे चीजें छोड़ेगा जिसको रडार कैप्चर कर लेता है। आजकल के रडार इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि अगर 1000 किलोमीटर पहले भी कुछ जहाज उड़ेगा, हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो हम प्रोटेक्शन कर लेंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। कुछ छोड़ते हैं मतलब अपने चिन्ह छोड़ना। लेकिन ड्रोन के साथ कहानी क्या है, ये अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर छोड़ता नहीं है, तो रडार में आते ही नहीं है ये। अब रडार में आते नहीं है तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे पकड़े भाई? बॉर्डर से हथियार ट्रांसफर हो जाते हैं, या मैं कहता हूं अगर ड्रोन के आगे बम लगा के कोई नॉर्मल भी भेज दे और किसी भी सेंसिटिव इलाके में भेज दे तो यूज किया जा सकता है। तो इस पे बहुत ज्यादा एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है, और इस पे आप लोग थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। मेंस को लेकर आपका GS2 या GS3 में सवाल बनेगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो उसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो। जो दिख रहा है ना उसके पीछे की परत भी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप सिविल सर्विसेज निकाल नहीं पाओगे। आप वनडे एग्जाम क्रैक नहीं करने जा रहे हो, आप PCS क्रैक करने जा रहे हो। हर शब्द के पीछे 1-2 लेयर से पढ़ना, ठीक है। अभी लिखा क्या, ड्रोन लिखा है, हमने ड्रोन के सिक्योरिटी तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। नहीं तो वनडे वाला एग्जाम पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता हाँ भैया 100 विलेज वाले होंगे, ठीक है, यूपी के स्वामित्व, तो कितना खत्म हो जाता। लेकिन हम वनडे एग्जाम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग PCS पढ़ रहे हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट है, करिएगा। अच्छा, ड्रोन मेकर गरुड़ा एयर स्पेस है, इसका काम क्या है, यूपी के 1000 विलेजों के ऊपर ये मैप कर रहे हैं। अब मैप के साथ कहानी क्या होती है, लैंड जो होती है विवाद हो जाता है, किसका जमीन कितनी है क्या है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए इनकी मैपिंग की जा रही है। इनके मैप बनाए जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। गरुड़ा एयर स्पेस रिसेंटली कंप्लीटेड मैपिंग ऑफ ओवर 1000 विलेजेस इन उत्तर प्रदेश अंडर द सेंटर्स एम्बिशियस प्लान स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व जो है वो सेंटर का स्कीम है जिसके तहत 1000 गांव के जो मैप बनाए गए हैं, ठीक है।
दिस स्कीम इज एम टू एस्टैब्लिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरिया, यानी कि गांव में जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, किसकी कौन सी जमीन है क्या है, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए है कि भाई ये तुम्हारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, मैपिंग हो जाती है ऊपर से। ठीक है, अच्छा ये स्वामित्व है। अब स्वामित्व, अब मान लो कि योजना के बारे में पूछ लिया जाए कि योजना कौन सी थी, योजना के ऊपर सवाल आते जाते हैं आपका, यहां तक कि ऐसे के ऊपर भी आता है, ऐसे भी जो होता है उसमें भी कभी कभी योजनाएं पूछ ली जाती है। ठीक है, तो स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग, ठीक है, विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये फुल फॉर्म है ये स्वामित्व का। अच्छा, मोदी जी जब से आए ना, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग काम है, उन्होंने जितनी भी योजनाओं का नाम दिया उसके पीछे वो फुल फॉर्म लगा देते हैं, वो उनको बड़ा मन पसंद आता है। स्वामित्व लिख देंगे लेकिन फुल फॉर्म ये लिखेंगे, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये पता होना चाहिए आपको कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, रहने दो, बाद में लेकर सब मिल जाएगी PDF। ठीक है, अभी समझते रहो, सवाल पूछते रहना। ठीक है, अच्छा, सर्वे टेक्नोलॉजी की जाएगी इसके अंदर, आगे पढ़ लिया, मेजरिंग द इनहैबिटेड, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में है, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कभी पूछ लें कि स्वामित्व स्कीम कौन सी है, कौन देख रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। योजनाओं को, जो भी योजना चल रही है, एक तो फुल फॉर्म देखिए, जब तक मोदी जी रहेंगे मान के चलो कि हर योजना का फुल फॉर्म समझना पड़ेगा आपको, वो किस काम में कर रही है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है। PCS प्री में सवाल बनते हैं, कौन सी योजना किसके अंडर मिनिस्ट्री में, या कौन सी योजना कौन से राज्य में चल रही है। ये एक आप ना एक अपनी कॉपी में 1-2 पेजेस निकालकर उसको टेबुलर फॉर्म में बना कर लीजिएगा, तो हमेशा याद रहेगा आपको योजना वो काम क्या कर रही है। ठीक है, और किसी राज्य की स्पेसिफिक हो गई, मान लो मध्य प्रदेश की हो गई, छत्तीसगढ़ की हो गई, पूछते हैं तो वो आप नोट कर लेना, एक सवाल PCS प्री में बन जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड विल बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द रिस्पेक्टिव, मतलब कि पहले मैपिंग की जाएगी, उसके बाद एक कार्ड बना के दे दिया जाएगा कि भाई ये आपका जमीन है, एक तरह का सर्टिफिकेट रखा हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामित्व योजना समझ आ गई ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, ड्रोन के मामले में इजराइल बहुत मजबूत है, इजराइल देश जो है वो ड्रोन मेकिंग में बहुत मजबूत है। ड्रोन इंडिया जो वाले हैं ड्रोन उनसे लेते हैं, तो कौन सा ड्रोन लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए इजराइल से। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने टर्की से 1000 ड्रोन लिए हैं, टर्की से। कुछ सालों में 2-3 सालों के अंदर टर्की और हिंदुस्तान के संबंध थोड़े खराब हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने 1000 ड्रोन उनसे परचेज किए हैं ये। ठीक है, और वो लगाया भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, वहाँ पे कुछ होगा तो वो ये आप नोट कर लीजिएगा कि हमने इजराइल से कौन से ड्रोन लिए हैं और हमने टर्की से कौन से ड्रोन लिए हुए हैं। अगर कोई नाम स्पेसिफिक नाम हो तो वो नोट कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है उसको नोट करते चले जाओ कि आप लोग घर जाके होमवर्क कर लेना इस चीज़ को। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, लिखो इजराइल और टर्की का ड्रोन, पता होना चाहिए आपको। और इधर सिक्योरिटी थ्रेट, ये मेंस के लिए है कि किस तरह से ड्रोन जो है, ड्रोन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, नोट कर लेना, बाद में आप लोग से घर में पढ़ते रहना। बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं UPPSC 2022 के लिए, वो 8317040152 पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बात आगे जाते हैं, लेके जाते हैं। जब लैंड की बात करते हैं, भाई देखो लैंड जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंड के ऊपर कई तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि हर टॉपिक के मल्टी डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा, ड्रोन देखा, ड्रोन से हमने सिक्योरिटी तक चले गए। ठीक है, हमने टर्की तक चले गए, इजराइल तक चले गए। अब लैंड की बात करते हैं। लैंड में जब से दुनिया बनी है, जब से सभ्यता आई है, जब से लैंड पर प्राइवेट ओनरशिप की बात हुई है। प्राइवेट ओनरशिप मतलब किसी व्यक्ति का कब्जा है, ठीक, मतलब कि हमारी लैंड है। तब से कई बार अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और लड़ाई झगड़ा भी इसी में होता है, का जर जोरी जमीन के ऊपर लड़ाई चलता ही है, यही सब 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
लैंड के ऊपर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं तो एक आता है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ते होगे, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल बहुत बनते हैं। अंग्रेजों ने जब पहली बार प्लासी और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद जब उनके पास अथॉरिटी आई लैंड टैक्स लगाने की, तो उन्होंने कुछ बंदोबस्त किए, कुछ चीज़ें चलाई कि लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सके या उसको ठीक से कर सके। क्योंकि एक वही जरिया था जहाँ से पैसा आता था, और तो कोई ज़्यादा जरिया होते नहीं थे, किसानों को ही टैक्स लगाया करते थे। तो उन्होंने कई तरह के सिस्टम बनाए, ठीक है। एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड भी करने की कोशिश की। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप ड्रोन का पढ़ोगे, जब विलेजेस का पढ़ोगे, तो वहीं से लैंड का आता है, और लैंड से आता है प्री इंडिपेंडेंस से परमानेंट सेटलमेंट। इसको प्रमोटर कौन था इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा समझा रहा हूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1785 से 93 के बीच में उसने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम स्टार्ट किया। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आपको इस तरह का मैच द फॉलोइंग वाले सवाल मिल जाते हैं आपको। पहली चीज तो यही है, आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम किसने किसने प्रमोट किया, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग के सवाल पीसीएस प्री में आ जाते हैं। मैंने लिख दिया पहले ये, वैसे मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी ये के लिए रिवीजन के लिए। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बंगाल में था। कहां पे था? बंगाल में था। इसमें क्या था? इसमें जो नए नए जमींदार बने थे उनको अथॉराइज किया गया था कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको था जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स, क्योंकि अंग्रेजों के पास अथॉरिटी तो मिल गई थी टैक्स लगाने की, लेकिन कलेक्ट करने का सिस्टम उनके पास नहीं था। अभी तक उनके पास बक्सर के युद्ध के बाद पावर तो आ गई थी, लेकिन सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने इंडियंस को ही ऑथराइज किया कि जाओ तो हमारे बिहाफ पे टैक्स लगाओ। तो कहां लगा? बंगाल में। याद रखना है आपको। लॉर्ड परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल। क्या किया? बोला कि जमींदार से बोला कि टैक्स कलेक्ट कर लो भाई। आ रहा समझ में? फिर है रैयत वाली सिस्टम। वो किसने किसने प्रमोट किया? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, 1820। नाम याद रखना है, पीसीएस में सवाल आते ही है, ठीक है। इन्होंने कौन सी जगह पे लगाया? बॉम्बे में और डेक्कन में। डेक्कन कहां पर है? सेंट्रल इंडिया आपका जो है, बॉम्बे में और डेक्कन इंडिया में, ठीक है। यहां पर क्या था कि जो लैंड की जो जमीन थी वो किसानों का ही ओनरशिप था, किसान ही उसके मालिक थे, ठीक है। लेकिन जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स कर रहे थे। रॉयत का मतलब होता है किसान, तो किसान के पास ही अथॉरिटी थी। किसान जो थे वही उनके पास मालिकाना हक था। और वहां पर बॉम्बे और डेक्कन इंडिया में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के उस पर सिस्टम स्टार्ट किया गया। महल वाला सिस्टम क्या था? हॉल्ट मैकेंजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत फेमस नाम नहीं है, हर किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखना। हॉल्ट मैकेंजी है, 1822 में किया। इसमें क्या क्या, ये लगभग ये यूपी जो आज का मौजूदा यूपी है वहां पर लगा हुआ सिस्टम है, ठीक है। इसने क्या बोला कि इस सिस्टम के अंदर एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं लगा टैक्स लिया जाता था, बल्कि जो हेड होता था, गांव का हेड होता था। महलवारी का मतलब होता है गांव का हेड होना, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करके दे दे। मान लो 20 किसान हैं, तो 20 किसानों में जो टैक्स बन रहा होगा तो उस बंदे की जिम्मेदारी होगी हेड की कि वो लेगा और दे देगा। तो ये सिस्टम कहां पे था? यूपी में था। तो आपको इसी में कम से कम 2-3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। किसने कौन कौन से सिस्टम है? परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, किसने स्टार्ट किया, ठीक है, और कहां कहां लगा और क्या क्या उसमें था, ठीक है। वैसे हिस्ट्री का है, लेकिन चूंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हमने लैंड के बारे में पढ़ा, तो लैंड से जुड़ा हुआ हमने प्री इंडिपेंडेंस में लैंड से क्या क्या हुए थे उस घटना को पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट आदमी आता है। कौन है ये? विनोबा भावे। विनोबा भावे लैंड से जुड़े हुए आदमी है भाई। क्या कहता उन्होंने? भूदान आंदोलन, भूदान। अब जब देश आजाद हुआ ना, तो बहुत सारा लैंड क्या था कि जमींदारों के पास तो लैंड था, बट गरीब लोगों के पास लैंड नहीं था, ठीक है। और यहां पर बड़ी समस्या थी कि भाई अब कुछ के पास तो लैंड है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास लैंड ही नहीं है। तो विनोबा भावे ने एक आंध्र प्रदेश में, ये शब्द याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पहली बार भूदान आंदोलन शुरू किया। मतलब स्वेच्छा से
आप अपने लैंड को दो, मतलब गरीबों के उसमें हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, हम आप पे कोई सरकारी टैक्स नहीं लगा रहे या कोई कानून के बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से करो, गरीबों के लिए करो। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने कई बार एग्जाम पूछा गया है विनोबा भावे के बारे में, तो ठीक है। तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन स्टार्ट किया, कहां से शुरू किया? आंध्र प्रदेश शुरू किया, इनका गांव था ये क्या है, पोचापल्ली विलेज है, वहां शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के में ना फर्क क्या है, दोनों एक साथ बने, लेकिन इंडिया ने 1951 के बाद जमींदारी सिस्टम के तहत जो लैंड सीलिंग कराई कि किसी व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर हद से ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, और जो लैंड एक्स्ट्रा थी तो वो गरीबों में बांट दी गई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक इक्वलिटी आई, थोड़ी सी बराबरी आई। पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ये पाकिस्तान में, और इस कारण से क्या हुआ, पाकिस्तान में मात्र 250 कुनबे हैं, कुनबे मतलब जो परिवार होते हैं ना, बड़े बड़े परिवार, 250 परिवार हैं जो जिनके पास पाकिस्तान का मैक्सिमम लैंड है, ठीक है। और इस लैंड होने के कारण वो पावर आई, उनके पास पैसा आया, पावर आया, और यही 250 कुनबों में के लोग जो हैं वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वही आर्मी के टॉप पोजीशन पे भी हैं, वही पॉलिटिशियंस भी हैं। कुनबे, एक कुनबे में हो सकता है 50 लोग रहते हो, 60-100 लोग रहते हो, तो 250 कुनबों ने पूरे पाकिस्तान को राज कर रखा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बदलाव आ ही नहीं पाता है, क्योंकि 250 कुनबे मतलब पीएम भी वही है, अपोजिशन भी वही है, वही है ना, कहते कुनबो, हमें लगेगा ये अलग अलग हैं, बट ये हैं एक ही सिस्टम के लोग, तो कुछ बदलाव होने नहीं देते वो लोग, और पब्लिक जो है उनकी ऐसी वैसी हो रही है। तो हिंदुस्तान में जो विनोबा भावे या सरकार ने जो कर दिया जमींदारी सिस्टम, उससे बहुत फायदा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं एक बात, आप लोग ना कब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो एक किताब हिंदुस्तान पे पढ़ो आप, जरूरी नहीं कि वो कोर्स की किताब हो, बट यार जस्ट फॉर नॉलेज। आप सिविल की तैयारी करने जा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ये मत सोचो कि एनसीईआरटी में लिखा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं पढ़ोगे। एक हिंदुस्तान को समझने के प्रोसेस में भी आप एक पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस वाली किताब, कम से कम एक किताब तो पढ़ो ना, जिससे कि आइडिया मिल जाए कि चीजें हुई क्या थी अब इस देश में, नेहरू ने भी क्या किया, और एक तो सिलेबस में भी हमारे है, लेकिन वैसे भी पता होना चाहिए विनोबा भावे ने क्यों जमींदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ना होता तो क्या होता, यहां पर भी कुनबे बनते, अमीर अमीर रहते, गरीब गरीब रहते। वैसे अभी भी वही स्थिति है, लेकिन बदतर स्थिति होती। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक। लद्दाख में सेलिब्रेट किया जा रहा है लोसार फेस्टिवल। अब कभी आपसे पूछा, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई लोसार फेस्टिवल कहां पर होता है? लद्दाख में। एक ट्रेडिशनल ईयर है तिब्बतियों का, भूटान जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं उनका है, और न्यू ईयर के ऊपर आता है। तो लोसार फेस्टिवल, ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, तिब्बत में होता है ये इसका। अच्छा, अब ये तो हो गया एक टॉपिक, लेकिन अब इससे सवाल क्या बनते हैं? अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं कहता यार मैं नहीं पूछूंगा सवाल यार, मैं लद्दाख में कुछ पूछूंगा। क्या पूछते हैं? पहले लद्दाख का फुल फॉर्म क्या होता है? लद्दाख का मतलब होता है ला मीन्स पासेस, पास मतलब पास, दर्रा 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 क्या मतलब होता है? दर्रे होते ना, दर्रे कैसे बनते हैं कभी पता है, आइडिया है? हाँ, देखिए पहाड़ ऐसे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, पहाड़ हिमालय है बना ऊपर से उठा, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, रास्ता नहीं है, तो बीच में अपने आप प्राकृतिक रूप से, या नदी जैसे कि आपकी सिंधु नदी है, वो हिमालय के बनने से पहले बहती थी, ठीक है, तो नदी बह रही है, हिमालय बाद में आया, तो उसने एक रास्ता बना के रखा अपना, या पहाड़ अपने आप उठ रहे हैं, अब प्राकृतिक रूप से कुछ गैप आ गया, ठीक है, तो ये गैप जो होते हैं ना बड़े काम के होते हैं, ट्रेवल करने के काम आते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दर्रे या पासेस बोलते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में क्या है? ला मीन्स पासेस, दक मीन्स मैनी पासेस। लद्दाख ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछे भी जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं पहले समझते हैं, पहले 2-3 और चीज समझ लेते हैं। कुछ रिवर्स भी
होती हैं एग्जाम के लिए समझना। जस्कर, इंडस, श्योक। अच्छा, नदियों के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे कि कौन से राज्य में कौन सी नदी बह रही है। मोटी मोटी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए आपको। नदियों में सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में कौन सी? जस्कर, इंडस, श्योक। और श्योक के बारे में तो पूछा ही भी गया हुआ है कई बार कि श्योक नदी कहाँ बह रही है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ये आ गया आपका एनवायरमेंट का सवाल। नेशनल पार्क कौन सा है? हेमीज नेशनल पार्क, ठीक है। कनेक्ट करते चलो, कुछ आप कोई भी चीज अलग नहीं है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते रहोगे तो अभी हम लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लद्दाख की ज्योग्राफी, उसके फेस्टिवल, कल्चर सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए नदी के बारे में समझते हैं। ये है इंडस, मानसरोवर झील से निकला, इंडस गया, आगे श्योक भी है, ठीक है। अच्छा, जस्कर नदी देखो ये है, ठीक है। ये रहा श्रीनगर आपका, ये इस्लामाबाद हो गया, ब्यास है। तो इस फोटो को आप देखिएगा, ये श्योक नदी है, ठीक है। नुब्रा नदी, इसके बारे में पूछा गया आपसे। श्योक, नुब्रा, इन दोनों नदियों के बारे में एग्जाम पूछा गया हुआ है कि नुब्रा नदी कहां बहती है और श्योक नदी कहां होती है। एग्जाम में दोनों आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर में बहती है। अब इस फोटो देखिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि नुब्रा कहां है, श्योक कहां पर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा था। थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये मैं समझा देता हूं, थोड़ा ब्लर हो रहा है। आपसे एक सवाल पूछेगा ज्योग्राफी में, वो है माउंटेन रेंज के ऊपर। हिमालयस होते हैं, तो हिमालयस तो है ही है, लेकिन हिमालयस के बारे में कहानी क्या आती है कि हिमालयस आर द न्यू फोल्ड माउंटेन, सबसे नवीन वलित पर्वत है, लेटेस्ट पर्वत हिमालयस हैं। उससे पहले भी बहुत सारे पहाड़ रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। अरावली पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत अरावली है। हिमालय से पहले काराकोरम हुआ करता था। अगर एक सवाल पूछेगा आपसे वो कि भाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, सवाल आया हुआ है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए निम्नलिखित उनका एक ऑर्डर तैयार कीजिए। ज्योग्राफी का सवाल है, तो ये आपको 4-5 नाम दे देगा, काराकोरम दे देगा, जस्कर दे देगा, लद्दाख दे देगा, पीर पंजाल दे देगा, ये रेंज देगा, सवाल आता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है काराकोरम, ये है प्री हिमालयास, हिमालय से पहले जो रेंज थी काराकोरम, तो आपको याद रखना है सबसे पहले काराकोरम था जो चाइना तक चला गया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इंग्लिश में शब्द है ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम ये, ठीक है। फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आती है जस्कर माउंटेन, फिर है पीर पंजाल। ये 4 चीजें आप चाहे इसको किसी तरह से भी याद रखो, लेकिन रखना जरूर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर से दक्षिण में जाते हुए जो माउंटेन रेंज की बात करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, सेम सवाल पूछते हैं आपसे, कई बार पूछते हैं वो, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अब जो सामने आ रहा है उसको ढंग से पढ़ते जाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कॉमन सेंस की बात है, ये फैक्चुअल चीज है। मैंने कहा ना पीसीएस का मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों ही हैं, ठीक है। आपसे यही सवाल होता है ना, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार क्यों फंस गया। अब हम बात करते हैं पासेस की। एक सवाल इससे बनता है, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में पासेस हैं, क्योंकि हिमालय से पर्वत यहीं पर हैं। तो आपसे वो सवाल पूछेगा कि किस राज्य में कौन सा पास होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन राज्य में कौन कौन से पासेस हैं। यहां पर मेन कौन कौन से हैं, बुर्जिला पास, ठीक है। वैसे इसमें भी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के पासेस है उसको मैं दे रहा हूं कि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के पासेस आए हैं। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला, समझ में आ रहा है पासेस क्या हैं। ये दर रहे हैं, वो जो गैप हैं, रास्ते हैं, ठीक है, इनको नाम दिए गए हैं। जोजिला, काराकोरम, चांगला, पूछेगा आपसे वो कहां पर है, चांगला, ठीक है। जो एग्जाम है बारालाचा पूछा गया आपसे, ठीक है। और ये शिपकिला, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पासेस हैं,
हिमाचल प्रदेश में 2-3-4 हैं, ठीक है। इस तरह आपको जब आप ज्योग्राफी खत्म कर लोगे तो 5-6 राज्यों का कौन कौन से पासेस हैं ढंग से आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में वो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछता है आपसे। वो एक सवाल आगे बनेगा, गलत मत करना। फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा रट लोगे तो हो जाएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बनते कैसे हैं। अगर आईएएस का पेपर होता ना तो आपसे पूछता बनते कैसे हैं, उतना बता दिया मैंने आपको कि वो खड़े होंगे, लेकिन पीसीएस में आपसे वो फैक्चुअल पूछेगा वो। चलिए मेजर पासेस होंगे। हाँ, आखिरी है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसको बोलते हैं पढ़े भारत। इंपॉर्टेंट है, पढ़े भारत, ठीक है। जो 100 दिन का एक रीडिंग है, 100 दिन एक कैंपेन है, 100 दिन बच्चे पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। पढ़े भारत। सवाल क्या बनेगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, नोट भी कर लेना, कि पढ़े भारत जो अभियान है इसको किसने इनॉग्रेट किया है। आपके ऑप्शन में मोदी जी का नाम होगा, बट मोदी जी ने नहीं किया है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। वो आपको गूगली डालेगा, वो आपको डालेगा मोदी के नाम पे, वो आपको डालेगा रामनाथ कोविंद के नाम पे, लेकिन आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। मैं भी बोल देता हूं, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का पूछा ही जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कैंपेन शुरू हो और उसमें मोदी जी और अमित शाह, मोदी जी और रामनाथ कोविंद ना हो, कोई और हो, जैसे गडकरी हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको गूगली में डालने के लिए तैयार है एग्जामिनर आपके लिए, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये पढ़े भारत सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये मोदी जी की फोटो आ गई इसके अंदर। अब एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि कई तरह के कैंपेन शुरू होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह तो था, उसको डिस्कस करने का था, ठीक है। तो हम बाद में देख लेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और मतलब अगर तो करंट अफेयर्स आज का जो, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स हम वही पढ़ेंगे जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अनाप शनाप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना हो मेरे लोगों को, ठीक है। थैंक यू।